गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका आज फिर से स्वागत है। कल हमने वैदिक गणित जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था और उसके सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत उसमें रहती है तो आप मुझे बताएं, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 17 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये बड़ा चैप्टर है लेकिन आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर से एग्ज़ाम में आपके 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी नहीं आते, अर्थात अथवा वाला ऑप्शन नहीं आता है। वो जो क्वेश्चन आता है वही आपको करना रहता है। तो इसमें बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, 17.1 से लेकर 17.8 तक है। उसके बाद में विविध प्रश्नमाला और है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसके प्रत्येक अध्याय को समझना है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 17वें चैप्टर की, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, और ध्यान देंगे यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 17.1। ध्यान देना, इसके अंदर आप पढ़ेंगे क्या, तो इसके अंदर गणितीय माध्य ज्ञात करने की जो 3 विधियाँ होती है, आपको कुछ बताया जाए कि गणित के अंदर क्या होता है। माध्य ज्ञात करने की टोटल 3 विधियाँ हैं, जिसमें पहली विधि है समांतर माध्य, दूसरी विधि है गुणोत्तर माध्य और तीसरी विधि है हरात्मक माध्य। जिनमें से गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ये गणित की हायर क्लासेस में आती है, जैसे 11th-12th में आएंगी, लेकिन अभी 10th क्लास में आपको केवल समांतर माध्य आता है। और समांतर माध्य या फिर इसको दूसरा नाम इसका औसत, जैसे औसत ज्ञात करना आपको आता है। 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करते थे, कैसे किया जाता था, दोनों संख्याओं का योग करते थे और उसमें 2 का भाग दे देते थे। इसी प्रकार से यदि 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना होता था तो तीनों संख्याओं को जोड़ते थे और 3 का दे देते थे भाग, यानी जितनी संख्याएं होती है उसका भाग लग जाता था और जिन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है उनको जोड़ दिया जाता था, उनका योग कर दिया जाता था, एडिशन कर देते थे। तो यहाँ समांतर माध्य में क्या है, इसके सूत्र किस प्रकार से बनेंगे और कौन कौन से सूत्र हैं उनको किस प्रकार से याद रखेंगे, सारा अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद में 17.1 से संबंधित आसान से सवालों को अपन हल करेंगे। तो ध्यान से देखें, इधर 17.1 के अंदर आपको आपके आएगा समांतर माध्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपी, अर्थमेटिक मीन, एएम कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। और इसी का दूसरा नाम है औसत, एवरेज, एएम। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है वो ध्यान देना। यहाँ पे समांतर माध्य जो है, ध्यान देना, समांतर माध्य वैसे पीछे की क्लासों में थोड़ा पढ़ा हुआ, आप एकदम से नया नहीं है ये। समांतर माध्य जो है उसका फॉर्मूला है, ये आप पिछली क्लास में पढ़ कर आए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें किसी संख्या का आपको समांतर माध्य ज्ञात करवाता है। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहे कि क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार से हैं, जैसे अलग अलग प्रकार से रन दे देता है आपको। 61 आ गए, 40 आ गए, 2 आ गए, 5 आ गए, 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ने बना दिए 50। इस प्रकार से क्रिकेट की एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो क्रिकेट की टीम का औसत या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक खिलाड़ी ने औसत कितने रन बनाए। तो क्या करना है अपने को, फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये फॉर्मूला जो है ये सवाल के अनुसार चेंज हो जाता है। कैसे, आंकड़े किस रूप में दिए गए हैं, तो यहाँ इस प्रश्न के लिए आंकड़े क्या है, रनों का कुल योग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल रन या फिर रनों का कुल योग बटे खिलाड़ियों की संख्या। तो 11 खिलाड़ी हैं तो नीचे तो 11 आ जाएंगे और ऊपर इन अंकों का आ जाएगा योग। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी रन ये दे रखे हैं पहले सूत्र लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ इन सभी को जोड़ दिया जाएगा, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो, और इसमें भाग किसका लगाया जाएगा, 11 का, और ये क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जितने भी रन हैं उनको जोड़ दिया जाएगा
तो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 5 10 10 18 18 का 8 हासिल की 1 2 6 और 5 11 11 6 17 17 और 4 21 21 और 5 26 और 1 27 278 होते हैं बटा 11। 278 में 11 का भाग लगाओ, 11 दूनी 22, 5 आ गए, 11 पौन 55, 3 आ गए, 11 दूनी 22, 8 आ गए, 11 7 77, ये रन आ जाएंगे। 278 में 11 का भाग लगाया तो 25.27 है, ये आ गया आपका समांतर माध्य। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सवाल आते हैं जिनको इस फॉर्मूले से अपने को करना होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसके अलावा इसमें क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं उनको देखेंगे। ध्यान देना, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपके पास कोई प्राकृत संख्याएं हैं 1 से लेके 10 तक, या यूं कहें कि 10 प्राकृत संख्याएं हैं या 10 संख्याएं हैं कोई भी, तो 10 संख्याएं हैं तो पहले उन 10 संख्याओं को अपन मान लेते हैं कि माना अगर कोई भी 10 संख्याएं बताए, देखो कोई भी 10 संख्याएं बताए तो अपन वो 10 संख्याओं को मान लेते हैं कि x1 x2 x3 यहाँ से लेके कितने तक x10 तक। पहली संख्या x1 है, दूसरी संख्या x2 है, तीसरी संख्या x3 है, इसी प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक है x10 तक है। 10 संख्याएं हैं और इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अर्थात यहाँ इन 10 संख्याओं का टोटल करना आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक 10 तक, और कुल संख्याएं कितनी हैं 10 है। तो यहाँ ध्यान देना, इसको अपन इतनी बड़ी संख्याएं जब लिखते हैं ना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x10 तक, ये बड़े रूप में लिखे जाते हैं। इनको शॉर्ट रूप में लिखने का भी एक तरीका होता है, वो क्या है, वो ये है कि सिग्मा लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं अक्स i, और i का जो मान है वो 1 से लेके 10 तक होता है, 1 से लेके 10 तक। देखो अक्स i, देखो अक्स है सब स्क्रिप्ट में, यानी इसके पादांक में, इसके आधार में यहाँ पे i लिखा हुआ है, और i का मान मैंने कहा है 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक है, और 1 से लेके 10 तक है तो i का मान 1 रखूँगा तो x1 आ जाएगा, i का मान 2 रखूँगा तो x2 आ जाएगा, i का मान 3 रखूँगा तो x3 आ जाएगा। इसी प्रकार का i का अधिकतम मान कितना रखना है 10 रखना है, तो क्या आ जाएगा x10 आ जाएगा। और इन सब का क्या है योग है, तो योग के लिए ये सिग्मा, योग के लिए किसका प्रयोग होता है सिग्मा। ध्यान देना, ये एक चिन्ह आपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा है, मैंने वहाँ भी बताया था कि ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उन सब का कर रहे हैं अपन योग, यानी उसका एडिशन कर रहे हैं, और सब का एडिशन करना होता है तो उसके लिए सिग्मा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है सिग्मा, और ये सिग्मा का मतलब है सभी संख्याओं का योग बटा। बट्टा में देखो 10 है, ये 10 किसको व्यक्त करते हैं कुल संख्याओं को व्यक्त करते हैं। जैसे आपको बताया हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, तो कुल संख्याएं कितनी हो गई 10 हो गई। तो यहाँ पे बट्टा में लिखते हैं अपन n, और ये n किसको व्यक्त करता है संख्याओं को, संख्याएं, कुल संख्याएं जितनी भी है उसको अपन क्या लिखते हैं n लिखते हैं। तो एक समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या बनता है सिग्मा अक्साई अपॉन n। ठीक है, और एक चीज ध्यान रहे, समांतर माध्य जो है उसको व्यक्त किया जाता है अक्स बार से। किससे व्यक्त करते हैं अक्स बार से। तो समांतर माध्य को अक्स बार से व्यक्त करते हैं तो ये फॉर्मूला हो गया अक्स बार इज इक्वल सिग्मा अक्साई बटे n। अब ये इस सवाल के लिए मैंने 1 से लेकर 10 तक के लिखे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है अभी सवालों में 1 से 10 तक ही आई, 1 से 20 तक आ सकते हैं, 1 से 5 तक आ सकते हैं, कितनी भी संख्याएं आ सकती है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, अक्स आई लिखेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा अक्स बार अर्थात समांतर माध्य बराबर सिग्मा अक्साई बटे n। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा अक्साई है वो आंकड़ों के योग को व्यक्त करता है और n है वो आंकड़ों की संख्या को व्यक्त करता है। तो गणितीय रूप में तो इसका ये फॉर्मूला हो गया और भाषा रूप में इसका फॉर्मूला हो गया ये। क्लियर है, इन्हीं दो फॉर्मूलों पर आधारित आपके 17.1 प्रश्नावली है वो आएगी। अब हम 17.1 के उदाहरण और 17.1 के सवालों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको 17.1 के अंदर है कुल 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसके अंदर सवाल दे रखे हैं।
तो मैंने यहाँ पे आज तीनों एग्जाम्पल ले लिए हैं और एक अलग सा एक सवाल था वो सवाल लिया है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और इसको देखते हैं किस प्रकार से करना है। ध्यान देना, यहाँ पे एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये है। तो 5 कर्मचारियों के अलग अलग वेतन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको सभी कर्मचारियों के जो औसत मासिक वेतन है वो औसत मासिक वेतन आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, सवाल आपके पास लिखा हुआ आएगा। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है। तो फॉर्मूला किसका लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है आपको, औसत मासिक वेतन। अब औसत मासिक वेतन है वो किसका ज्ञात करना है, कर्मचारियों का ज्ञात करना है। और कर्मचारी कितने हैं, 5 है। तो किस में है कर्मचारी, विद्यालय में है। तो यहाँ लिखेंगे विद्यालय के कर्मचारियों का कुल वेतन बटा, आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दिया, आपको एक लाइन में लिखना है, विद्यालय के कर्मचारियों का कुल वेतन बटे कर्मचारियों की संख्या। ध्यान देना, यहाँ पे सूत्र वही है, आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, लेकिन यहाँ पे आंकड़े का योग मतलब किसका योग करना है, वेतन का योग करना है। इसलिए ऊपर आ जाएगा विद्यालय के कर्मचारियों का कुल वेतन बटा कर्मचारियों की संख्या। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ आगे बराबर। अब औसत मासिक वेतन आ जाएगा आपका। तो विद्यालय के कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है, तो जितना भी वेतन है उनको योग के रूप में लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 और प्लस 1,500 बटे कर्मचारी कितने हैं, 5 है। 5 कर्मचारी बता रखे हैं तो नीचे आ जाएगा 5। अब इनका टोटल करना है, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20 और 1 21। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके पास 21,000 रुपये। इनका टोटल कर लेना, कुल कितना आएगा इनका 21,000, और उसमें भाग लगाएंगे 5 का। तो 5 का भाग लगाओ, 5 और 20, 5 दूनी 10, ये लो। तो पहले सवाल में आपको पूछा था कि औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो औसत मासिक वेतन क्या आ गया, 4,200 रुपये। तो लास्ट में आपके आंसर आ जाएंगे। अतः है विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 4,200 रुपये। और ये आ जाएंगे आपके पहले एग्जाम्पल के आंसर, और आपको एग्जाम में भी इसको इसी रूप में करना है। इसके बाद में देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल नंबर 2। तो ध्यान रहे, सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल के अनुसार उनको अप्लाई किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसकी भाषा चेंज करनी है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब है इसका सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड और एग्जाम्पल महत्वपूर्ण में आते हैं, अलग टाइप के हैं। ध्यान देना, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा समझ के चलें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। ध्यान देना, प्रथम 10 यानी कि फर्स्ट जो विषम संख्या होगी अपने को वहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है। और संख्या कैसी लेनी है, विषम संख्या। अब आपके पास एक समस्या और आ गई कि विषम संख्याएं क्या होती है। तो विषम संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से होगी। तो पहली विषम संख्या 1, फिर दूसरी 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से अपने को विषम संख्याएं लेनी है। और कुल कितनी लेनी है, 10 लेनी है। तो पहले वो 10 विषम संख्याएं लिख लो। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे माना प्रथम 10 विषम संख्याएं, ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और लास्ट की क्या आ जाएगी, 19। ये प्रथम 10 विषम संख्याएं आ गई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो, ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं तो आंकड़ों का योग कितना होगा, नीचे सूत्र में 10 होगा, क्योंकि संख्याएं कितनी है, कुल 10। तो नीचे तो आएगा 10 और ऊपर आएगा इन संख्याओं का योग।
अब आपको पूछा है समांतर माध्य, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर माध्य, जिसको हम क्या लिखते हैं, अक्स बार भी लिखते हैं, बराबर क्या आएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बटे 10। क्लियर है? यहाँ कर लेते हैं आगे, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आना चाहिए, जगह से आप कर लेना सही। अब अपन इनको योग करना है अपने को, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बटे 10, क्योंकि कुल संख्याएं कितनी हैं, 10। इनका योग करो, 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81, 81 और 19 100 हो गए बटा 10। देखो इनको जोड़ने का एक तरीका और बताता हूँ शॉर्ट में, वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन याद है या नहीं वो मुझे नहीं पता। जब विषम संख्याओं का योग आता है तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसके द्वारा आप डायरेक्टली कर सकते हैं। वो कैसे कि ये देखो 1 से शुरुआत हो रही है विषम संख्याओं की, और कुल कितनी है संख्याओं में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कुल संख्या कितनी है, 10। इन संख्याओं का योग हमेशा 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो इन संख्याओं का योग हमेशा ही 100 होगा। क्लियर है? तो ऐसे आप सीधा जोड़ सकते हैं अगर ये ट्रिक पता है तो आपको। अब 100 में 10 का भाग दो, 10 आ गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, आपके पास आंसर आ गए 10। क्लियर है? तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 10 आएगा, और ये आ गए आपके आंसर। क्लियर? अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। बहुत आसान से उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, 8 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम प्लस आगत, यानी कि लगातार आने वाली संख्याएं, क्रमानुसार आने वाली संख्याएं, लगातार आने वाली संख्याएं। 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं का औसत कितना है, 16 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। औसत मतलब समांतर माध्य है, मैंने बोला समांतर माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होती है, तो औसत बोल दिया, इसका मतलब है समांतर माध्य ही है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 लगातार विषम संख्याएं हैं, ध्यान देना। अगर पहली विषम संख्या को मैं लेता हूं 1, तो इसके अगली विषम संख्या क्या होगी भाई, 3 होगी कि नहीं होगी, और उसके अगली विषम संख्या क्या होगी, 5 होगी या नहीं होगी, होगी ना। पहली विषम संख्या यदि 1 है तो उसके अगली विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी। और वो 3 कैसे प्राप्त हुआ, 1 में मैंने कितना जोड़ा, यानी पहले वाली जो विषम संख्या थी उसमें मैंने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है? अब यहाँ देखो, और उसके अगली विषम संख्या 5 आती है, उस स्थिति में मैं 1 में कितना जोड़ता हूँ, 4 जोड़ता हूँ। ये समझना ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहली विषम संख्या यदि 1 है तो उसके अगली विषम संख्या आएगी 3, और वो 3 आएगी 1 में 2 जोड़ने पर। क्लियर है? और 3 के बाद वाली विषम संख्या आएगी 5, वो आती है पहली विषम संख्या में 4 जोड़ने पर। तो इस प्रकार से हमें आगे से आगे वाली विषम संख्याएं प्राप्त होगी। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर पहली विषम संख्या अक्स होती है, 1 की जगह क्या होती है, अक्स, तो उसकी अगली विषम संख्या कौन सी होगी, अक्स प्लस 2, और उसके जस्ट आगे वाली अक्स प्लस 4, और उसके जस्ट आगे वाली अक्स प्लस 6। इसी प्रकार से विषम संख्याएं चलती रहेंगी जितनी भी अपने को चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इस सवाल के अंदर अपने को 8 लगातार विषम संख्याएं बता रहा है, लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि वह 1 से शुरू हो रही है। अब 8 लगातार ये भी हो सकती है, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे भी हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकती है 5 7 9 11 13 15 17, इस प्रकार से भी हो सकती है। तो पहली संख्या क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला है कि 8 लगातार विषम संख्याएं हैं। अब उसमें से पहली कौन सी अपने को नहीं पता है, उस स्थिति में अपन पहली क्या मान लेंगे, अक्स ले लेंगे। तो उसके जस्ट आगे वाली क्या हो जाएगी, अक्स प्लस 2, अक्स प्लस 4, अक्स प्लस 6। इस प्रकार से कितनी लेनी है, 8 लेनी है। तो ये तो 4 हो गई, उसके बाद में क्या आएंगी, अक्स प्लस 8, अक्स प्लस 10, अक्स प्लस 12 और अक्स प्लस 14। ये चीज़ समझ में आ गई।
तो इसी प्रकार से आपको लगातार 8 विषम संख्याएं लेनी है। तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले माना 8 क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः क्या है, अक्ष प्लस 2, अक्ष प्लस 4, अक्ष प्लस 6, अक्ष प्लस 8, अक्ष प्लस 10, अक्ष प्लस 12 और अक्ष प्लस 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये हो गई भाई। इनका औसत कितना दे रखा है, प्रश्नानुसार इनका औसत बोल दो या फिर समांतर माध्य बोल दो। कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि समांतर माध्य बराबर क्या है, 8 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बटा 8। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में देखो, एक तो है समांतर माध्य जिसको मैं कह सकता हूं औसत भी कह सकता हूं। भाई औसत और समांतर माध्य तो एक ही चीज है। यहाँ है 8 लगातार विषम संख्याओं का योग करना है, नीचे क्या है 8 है। अब ये देखो 8 लगातार विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य है, जो औसत है, वो आता है 16। प्रश्न खुद कह रहा है, तो यहाँ अपने को क्या रखना है, 16 रख देना है। और यहाँ 8 लगातार विषम संख्याओं का योग करना है। वो संख्याएं कौन सी है, ये है। तो ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनको योग के रूप में लिख दो। अक्ष प्लस 2 प्लस अक्ष प्लस 4 प्लस अक्ष प्लस 6 प्लस अक्ष प्लस 8 प्लस अक्ष प्लस 10 प्लस अक्ष प्लस 12 प्लस अक्ष प्लस 14 बटा 8। क्लियर है। अब देखो ये बट्टा में 8 है, यानी कि इस 8 का लग रहा है भाग, जो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो इसको गुणा कर देंगे इधर, 16 गुणा 8 बराबर। अब ये अक्ष कितनी बार आया है, 8 बार आया है, क्योंकि 8 संख्याएं हैं। तो इनको जोड़ा, अक्ष और अक्ष 2 अक्ष, 2 अक्ष और अक्ष 3 अक्ष, 3 अक्ष और अक्ष 4 अक्ष। इस प्रकार से कुल कितने हैं, 8 अक्ष है। प्लस अब ये संख्याओं को जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56। ये लो चेक करें, 16 64 16 घंटे 128 बराबर 8 अक्ष प्लस के 56। तो अब देखो क्या होगा, प्लस के 56 है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 128 माइनस 56। तो 8 अक्ष बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, 128 में 56 माइनस करो, 8 में से 6 गए 2 और 12 में से 5 गए 7। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए अक्ष का मान क्या आएगा, 72 बटे 8, 8 9 72। इसका मतलब अक्ष का मान जो है वो आ गया आपके पास 9। अब अक्ष का मान 9 आ गया, यहाँ हमने कर लिया। प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, प्रश्न आगे ये पूछ रहा है, अतः संख्याएं ज्ञात करो। अतः संख्याएं ज्ञात करो। अतः संख्याएं क्या हो जाएगी, तो लास्ट में लिख देंगे अतः संख्याएं। और संख्याएं कौन सी है, लगातार 8 विषम संख्याएं हैं। ध्यान देना, क्या मानी थी अपन ने, पहली थी अक्ष, और अक्ष का मान कितना आया, 9 आया। तो पहली तो क्या हो गई, 9 हो गई, और फिर अगली 9 प्लस 2 11, उसके आगे वाली 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। ये आगे से आगे जोड़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 23। ये आपके आंसर आएंगे। आपको लास्ट में संख्याएं भी ज्ञात करके लिखनी है, क्योंकि उदाहरण में ये कह रखा था आपको कि अभिष्ट संख्याएं ज्ञात करो। तो ये वो संख्याएं हो गई, 8 लगातार आने वाले विषम संख्याएं जिनका औसत कितना आता है, 16 आता है। ठीक है। आप देखेंगे इन संख्याओं का आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 128 आएगा। कितना आएगा, 128।
और फिर उसमें 8 का भाग लगाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 16। करके देख लेना, जांच करनी नहीं है वैसे, तो ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो ये इसके 3 उदाहरण हैं। इसके बाद में इसका एक सवाल और ले लेता हूँ मैं। इस सवाल को ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब चेक करें क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3, 4, 8, 5 अक्स 3, 2, 1, यानी एक संख्या इसमें मिस कर दी, बीच में से अक्स लिख दिया उसकी जगह, अंकों का समांतर माध्य 4 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर अंक दे रखे हैं तो अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग बटा कुल कितने अंक हैं, कुल अंक। अब देखो पिछले वाले सवाल की तरह ही है ये, यहाँ पे 3, 4, 8, 5 अक्स 3, 2, 1, ये 8 संख्याएं आपको दे रखी है जिनका समांतर माध्य कितना बता रखा है, 4 बता रखा है। तो समांतर माध्य की जगह तो हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। ऊपर अंकों का कुल योग करना है, अंकों का योग करो, 3 + 4 + 8 + 5 + अक्स + 3 + 2 + 1 बटे 8। 8 बट्टा में है, इसको इधर ले आओ गुणा में, तो 4 × 8, ये कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20। अब अक्स तो जोड़ नहीं सकते, आगे चलो, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, तो ये हो जाएगा 26 + अक्स। ध्यान देना ये सारी संख्याएं जुड़ रही हैं तो लास्ट में संख्या आएगी 26 + अक्स। इसमें कई बार गलती क्या कर देते हैं आप लोग, इसको जोड़ने के बाद में लिख देते हैं 26 अक्स और फिर हल कर लेते हैं, फिर आ जाता है उत्तर गलत। क्यों? क्योंकि 26 अक्स का मतलब हो गया 26 × अक्स, जबकि ये सब जुड़ रहे हैं तो ये क्या आएगा, 26 + अक्स आएगा। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी बार ये गलतियाँ कर चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। 8 चौक 32, उसके बाद में ये हो जाएगा 26 + अक्स। तो अक्स का मान क्या होगा, इस 26 को इधर लेके आए, ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 32 - 26, तो आपके आंसर आ जाएंगे 6, और ये आ गए आपके फाइनल आंसर। तो अक्स का जो मान आपको पूछा था कि अक्स का मान ज्ञात करो, वो अक्स का अभिष्ट मान कितना आया है, 6 आया है। तो इस प्रकार से आपको 17.1 के सवालों को हल करना है, ठीक है। तो आज आपको मैंने सारे उदाहरण सोल्व करवा दिए हैं, एक प्रश्न संख्या 3 है वो सोल्व करवा दिया है। इसके अलावा आज आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो घर से सोल्व करने हैं, और अगर कोई सवाल नहीं आता है तो मुझे पूछना है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।